डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम 9th क्लास न्यू बायोलॉजी बुक 2025 से चैप्टर नंबर 11 जो कि बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में है, इसका पहले तो बुक से कंप्लीट एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद जो है हम शॉर्ट नोट्स पे चले जाएंगे और शॉर्ट नोट्स से फिर हम वो मेन पॉइंट्स समझेंगे, की पॉइंट्स जो कि किसी भी डेफिनेशन के लिए, किसी भी एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से नोट्स आपके सामने जो हैं वो डिस्प्लेड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। जी, तो बायोस्टैटिस्टिक क्या है? सबसे पहले तो हमें जो है इस टर्म को डिफ़ाइन करना आना चाहिए। थोड़ा सा मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ लेके चलूँगा आपको। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ लिखा है, यू नो दैट साइंटिफिक वर्क ऑफन इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल मेथड। साइंटिफिक वर्क जो हैं, साइंटिफिक मेथड आपने पढ़ा है, जिसमें हमने मलेरिया वगैरह को जो है डिस्कस किया था, कोविड को, उसके अंदर हमने स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ किया था। किस काम के लिए यूज़ किया था? इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी साइंटिस्ट कलेक्शन में, एनालिसिस में और इंटरप्रिटेशन में, गेटिंग रिजल्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग वेरियस फिनोमेना। तो बेसिक ये जो आपको नीड बता दी है कि बायोस्टैटिस्टिक बेसिकली क्या है। एक स्टैटिस्टिकल मेथड की एप्लीकेशन है बायोलॉजी में, और ये हम क्यों करते हैं? डाटा की कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए। अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको जो है वो प्रॉपर बताता हूँ। आगे अगर हम चले जाएं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स पे, तो इसमें भी इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है। बायोस्टैटिस्टिक इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड टू बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, ब्रांच किसकी है? ये स्टैटिस्टिक की है, जो कि अप्लाई करती है स्टैटिस्टिकल मेथड टू बायोलॉजिकल साइंसेस। अब अगर इसकी प्रॉपर मैं डेफिनेशन पे आपको कन्वे करूं, जी, तो यहाँ पे एक शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखी है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बायोस्टैटिस्टिक इज़ द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक दैट अप्लाइज स्टैटिस्टिकल मेथड टू बायोलॉजिकल डाटा। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड हमने अप्लाई करना है किस पे? बायोलॉजिकल डाटा पे, फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उस डाटा का एनालिसिस करने के लिए और उसे इंटरप्रेट करने के लिए हमने स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करना है ऑन बायोलॉजिकल डाटा। तो ये बहुत इजी सी डेफिनेशन है कि बायोस्टैटिस्टिक इज़ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक दैट अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड टू बायोलॉजिकल डाटा फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये वहाँ जो बुक के स्टार्ट में लिखी है उससे भी ज़्यादा इजी और शॉर्ट डेफिनेशन है। इंट्रोडक्शन मज़ीद अगर एक्सप्लेन करें तो बायोस्टैटिस्टिक जो है वो एसेंशियल होती है फॉर डिज़ाइनिंग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं उनको रन करने के लिए, एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं ये बेसिकली हमने डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन और कहाँ कहाँ पे उनकी अक्रेंस, और फिर उस स्टडी को यूज़ करके उन डिजीज़ को कंट्रोल वगैरह करना, ये सारा आ जाता है। ये एक मेन टॉपिक है, आगे हम इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। तो भी आप ये याद रखें कि इसमें ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन और अक्रेंस और उसको सोल्यूशन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल से मुराद है कि जब कोई न्यू मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवानी होती है तो उससे पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल करवाया जाता है, यानी कि उस न्यू मेडिसिन को डिफरेंट लोगों को प्रिस्क्राइब करके उसका इफ़ेक्ट वगैरह जो है उसको स्टडी किया जाता है कि क्या उसके रिज़ल्ट जो हैं वो बेहतर हैं किसी और मेडिसिन के कंपैरिजन में। तो ये क्लिनिकल ट्रायल में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक को देखें तो यूजेस की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहला जो यूज़ है बायोस्टैटिस्टिक का वो है डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज़, यानी कि बायोस्टैटिस्टिक को हम जितने भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं या बायोलॉजिकल स्टडीज़ हैं उनमें एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने में जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक हेल्प इन प्लानिंग स्ट्रक्चरिंग एक्सपेरिमेंट टू इंश्योर दैट द डाटा कलेक्टेड विल बी रेलिवेंट एंड sufficient to answer the research question. For instance, in a clinical trial testing a new drug, biostatistician determine the sample size needed to detect a significant effect. चूँकि अब ये एक ज़रा लंबी एक्सप्लेनेशन है, इसमें से मेन पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास जो हमने जहन नशीन करने हैं वो ये हैं
कि जो बायोस्टैटिस्टिक है वो हेल्प करती है स्ट्रक्चरिंग एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि एक्सपेरिमेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए या एक्सपेरिमेंट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, टू कलेक्ट एंड रेलिवेंट एंड सफिशेंट डेटा, जिसके थ्रू हम कलेक्ट कर पाते हैं रेलिवेंट एंड सफिशेंट डेटा। ठीक है, यानी कि अगर हम बायोस्टैटिस्टिक का यूज़ ना करें तो मे बी हम ऐसा डाटा कलेक्ट कर लें जो कि रेलिवेंट ही ना हो हमारी स्टडी के, और या हम इतना डाटा कलेक्ट करें जो कि सफिशेंट ना हो, जितन उससे ज़्यादा चाहिए हो लेकिन हमें उतना हमने कलेक्ट ही ना किया हो। नंबर 2 पे एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा आ जाता है कि बायोस्टैटिस्टिक का एक यूज़ ये है कि हम इसके थ्रू जो है वो बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं। इन्वॉल्व यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू अनकवर ट्रेंड्स, पैटर्न, कोरिलेशन इन डाटा। अब एनालाइज हम डाटा को किस तरह करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करके ट्रेंड्स फाइंड आउट करते हैं बायोस्टैटिस्टिक को इम्प्लीमेंट करके, पैटर्न डाटा के अंदर जो हमें डिफरेंट पैटर्न नज़र आ रहे होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं बायोस्टैटिस्टिक के थ्रू। रिलेशंस जो होते हैं डाटा के वो कोरिलेशन को भी फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो असेसिंग प्लांट ग्रोथ रेट अंडर डिफरेंट लाइट एंड वाटर कंडीशन के अंदर हमें जो है वो स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन वगैरह बनाने पड़ेंगे, ट्रेंड और पैटर्न जो हैं वो हमें ड्रा करने पड़ेंगे कि प्लांट कितना ग्रो कर रहा है किस लाइट में और कितने वाटर में। अगर कम पानी देते हैं तो क्या है ग्रोथ का और वाटर का रिलेशन, या अगर ज़्यादा लाइट मिलती है तो प्लांट की ग्रोथ का क्या रिलेशन बनता है। इस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने में हेल्प आउट करती है बायोस्टैटिस्टिक, किसमें, बायोलॉजी में या बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में। नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। अब इसमें जो मेन बात है वो है असिस्ट इन ड्राइविंग मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम डाटा एनालिसिस। इंटरप्रेट करना, पहले डाटा हमने कलेक्शन होती है, कलेक्शन के बाद एनालिसिस होता है और एनालिसिस के बाद इंटरप्रेट, यानी कि रिज़ल्ट समझ लें इसको, कंक्लूजन समझ लें इसको इंटरप्रेट रिज़ल्ट करने को। तो असिस्ट इन ड्राइविंग मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम डाटा एनालिसिस। लेट्स से इसी एग्जांपल को अगर हम डिस्कस करते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट तो किया ग्रोथ पे प्लांट की, डिफरेंट उसे लाइट इंटेंसिटीज़ दी, डिफरेंट वाटर की जो है वो वाटर कंडीशंस दी, कहीं पे ज़्यादा किसी प्लांट को कम, और उसका एक पूरा जो है हमने डाटा बाद में स्टडी किया, उसको एनालाइज किया और उससे रिज़ल्ट निकाला कि क्या पौधा ज़्यादा लाइट में ज़्यादा ग्रो करता है कि कम लाइट में। तो ये उसका एक कंक्लूजन हो गया, या उस रिज़ल्ट को हमने इंटरप्रेट कर दिया। एग्जाम्पल की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग डिजीज़ प्रिवलेंस टू गाइड पब्लिक हेल्थ मेजर। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे ये नतीजे में हमें हेल्प मिलती है कि किसी डिज़ीज़ के बारे में, किसी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम गाइड कर सकते हैं पब्लिक को अपने रिज़ल्ट की बिना पे, रिज़ल्ट के बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि ये देखें अगर ये चीज़ आप यूज़ करेंगे, जैसे इवन अगर आप उसको कोविड को डिज़ीज़ कंडीशन के तौर पे जहन में लाएं तो मास्क का यूज़ जो है वो उसको कुछ हद तक उसके चांसेस को कम करता था। तो ये उसका रिज़ल्ट था। प्रिडिक्टिंग आउटकम्स को अगर हम देखें तो आउटकम्स हैं कि किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी वगैरह को यूज़ करके, जो ये भी स्टैटिस्टिक का ही एक मेन मॉड्यूल है कि इसमें हम प्रोबेबिलिटी को काउंट कर सकते हैं। लाइक कि अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं, एक सिक्के को, तो कितने चांसेस हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को भी हम स्टैटिस्टिकल मॉडल के थ्रू जो है वो फोरकास्ट कर सकते हैं। तो आउटकम्स को भी हम इसी तरह प्रेडिक्ट करते हैं बायोस्टैटिस्टिक के थ्रू, यानी यूज़ करते हैं हम डाटा मॉडल को टू फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स और ट्रेंड। मतलब हम पुराने डाटा को यूज़ करके हम फोरकास्ट यानी पहले से ही बता देते हैं, पहले ही खबर दे देते हैं कि ये वाला पिछले साल जो है वो यहाँ पे सैलाब आया था, तो अगले साल सैलाब दोबारा आने के चांसेस कितने हैं, टेम्परेचर वगैरह और ये सारी सूरत हाल को देख के, बारिशों वगैरह के सूरत हाल को देख के ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसी तरह गर्मी के बारे में जो है वो कि पिछले साल इतनी गर्मी थी तो इस साल जो है वो क्या चांसेस है कि पिछले साल से गर्मी ज़्यादा होगी या कम होगी।
इस चीज़ को हम फोरकास्ट कर सकते हैं। इसी तरह डिजीज़ रिलेटेड इवेंट्स को भी फोरकास्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रिडिक्ट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ टू एलोकेट रिसोर्स इफेक्टिवली। अब प्रिडिक्शन का यानी कि फोरकास्ट करने का, पहले से ही बताने का क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि हम डिज़ीज़ की स्प्रेड को भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इवन अगर आप पोलियो को ही देख लें या आप कोविड को ही देख लें, या इसे भी छोड़ें, हीट स्ट्रोक पे ही बात कर लेते हैं कि हीट स्ट्रोक जो है, आपको पता है कि ऐसे इलाके जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, जैसे कराची वगैरह सिंध वाली साइड, वहाँ पे हीट स्ट्रोक भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है पंजाब की निस्बत। तो इसको जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से ही। और हुकूमत ने जो बजट पेश करना है उसके अंदर आपको पता है उन्होंने एक ख़ास हद मुकर्रर की होती है हर मेडिकल के लिए, तालीम के लिए और फूड के लिए। तो वहाँ पे अल्टीमेटली जो ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे हीट स्ट्रोक की वजह से, वो किसको मिलेंगे? कराची को, यानी सिंध को। तो इस तरह से एलोकेट करने में, इफ़ेक्टिवली रिसोर्सेज को एलोकेट करने में हमारे पास ये वाला प्रिडिक्टिंग आउटकम बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, यानी बायोस्टैटिस्टिक हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है जी। तो नेक्स्ट हम जो है वो पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी मेकिंग को डिस्कस करेंगे। पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी मेकिंग में बायोस्टैटिस्टिक किस तरह से हेल्प आउट करती है। तो आपको पता है कि पब्लिक की हेल्थ और उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने बनानी होती हैं। तो एविडेंसेस जो हैं इससे रिलेटेड वो कौन प्रोवाइड करेगा? बायोस्टैटिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा है प्रोवाइड एविडेंसेस बेस्ड इनसाइट्स फॉर हेल्थ पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस। तो पिछले साल जो है वो इतने लोगों को कोविड हुआ था और इस साल जो है वो कोविड की और इतनी वैक्सीनेशन के लिए इतनी अमाउंट जो है वो लोगों पे लगानी पड़ी थी। इस साल वैक्सीनेशन या नेक्स्ट टाइम वैक्सीनेशन के लिए कितनी अमाउंट लगानी पड़ेगी, ये सारी पॉलिसीज़ बनाने में जो है वो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बायोस्टैटिस्टिक हेल्प आउट करती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ कोविड-19 डाटा इनफॉर्म वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि कोविड-19 का जो डाटा है उससे हमने वैक्सीनेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अपनाई कि किस तरह से हमने वैक्सीनेशन प्रोसेस किन किन मराहल में कंप्लीट करना है, कितने लोगों को किस तरह से प्रोवाइड करनी है वैक्सीनेशन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अब हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ द यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। पहले हमने यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक को डिस्कस किया, अब हम उसकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहली है एपिडेमियोलॉजी। अभी मैंने आपको इसका जो है वो डेफिनेशन बताई थी। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होता है वो यूज़ करता है बायोस्टैटिस्टिक को स्टडी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ डिजीज़ इन पॉपुलेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद तो होती है कि कहाँ कहाँ पे वाक़या है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है। डिटर्मिनेंट से मुराद वो तमाम फैक्टर हैं जो कि काज बनते हैं किसी भी हेल्थ या डिज़ीज़ का, हेल्थ रिलेटेड इशू का या डिज़ीज़ का। अब ये इंट्रिंसिक यानी कि होस्ट के अंदर के डिजीज़ यानी कि पैरासाइट्स वगैरह भी हो सकते हैं, या एक्सट्रिंसिक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। तो ये तमाम फैक्टर, डिटर्मिनेंट से मुराद वो तमाम फैक्टर जो कि डिज़ीज़ को काज कर सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल की बात करें तो एनालाइजिंग डाटा ऑन कोविड-19 इन्फेक्शन रेट्स, रिकवरी रेट्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन इन्वॉल्व बायोस्टैटिस्टिकल मेथड। यानी कि कोविड-19 में जब हमें डाटा मिला था तो उसके एनालिसिस से हमने जो है वो इन्फेक्शन रेट्स का, रिकवरी रेट्स का और डिफरेंट वैक्सीन्स आई थी। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ ने डिफरेंट वैक्सीनेशन या वैक्सीन्स प्रोड्यूस की थी, तो उनकी इफ़ेक्टिव कौन सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उसको भी हमने स्टडी किया था एपिडेमियोलॉजी में। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। इसको नोट्स से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सिंपलेस्ट वे में आप यूँ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टडी द काज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ इन पॉपुलेशन। ठीक है, दो चीज़ें हैं मेन वहाँ पे। डिटर्मिनेंट यूज़ हुआ था काज के लिए, फैक्टर्स के लिए, तो काजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या आप डिटर्मिनेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ इन पॉपुलेशन। एग्जांपल में वही मैंने एक्सप्लेन कर दी है
अब हम जेनेटिक्स को देखते हैं। जेनेटिक्स की अगर बात करें तो बायोस्टैटिस्टिक इज यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च टू एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ traits and the association of genetic variation with diseases. For instance, genetic studies use biostatistics to identify genetic marker linked to disease like diabetes and cancer. अच्छा, अब आपने सुना होगा कि कुछ डिजीज़ जो हैं वो जेनेटिक्स हैं, यानी कि नस्ल दर नस्ल चलती हैं, और वो जो जीन जब अगले बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं तो उन्हीं के साथ जो है वो बीमारी भी ट्रांसफ़र होती है। तो बायोस्टैटिस्टिक की रिसर्च को यूज़ करके, बायोस्टैटिस्टिक के डाटा मॉड्यूल को यूज़ करके हम जीन्स पर रिसर्च कर सकते हैं और डिज़ीज़ रिलेटेड जो जीन्स हैं उनका आगे ट्रांसफ़र होने का जो चांस है उसको भी हम प्रोबेबिलिटीज़ के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेनेटिक मार्कर को जो कि लिंक हैं डिज़ीज़, यानी वो वाले जीन जो कि लिंक्ड होते हैं डिज़ीज़ के साथ, उनको भी हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके नतीजे में हम डायबिटीज़ और कैंसर जैसे मौलिक मर्ज़ जो हैं उनको आगे फैलने से रोक सकते हैं। आगे नेक्स्ट वाले को देख के फिर नोट से एक बार ही हम इन दोनों को तीनों को स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं बायोस्टैटिस्टिक को इन एग्रीकल्चर रिसर्च। बायोस्टैटिस्टिक हेल्प इन एनालाइजिंग क्रॉप यील्ड यानी पैदावार, द इफेक्टिवनेस ऑफ फर्टिलाइज़र यानी खादें जो हैं वो किस हद तक फ़ायदा पहुंचा रही हैं, एंड रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट टू पेस्ट एंड डिजीज़, और प्लांट जो डिफरेंट हम प्लांट्स की वैरायटीज़ को यूज़ करते हैं। आपको पता है डिफरेंट टाइप के सीड्स को बोया जाता है, कुछ सीड जो हैं वो किसी इलाके के लिहाज से अच्छे हैं, कोई किसी इलाके के लिहाज से, तो उसमें जो है वो रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं कि कौन से इलाके में जो है या कौन से सीड वैरायटी ने पेस्ट और डिजीज़ से वो ज़्यादा रेजिस्टेंस शो की है, नहीं उनको डिजीज़ हुई ज़्यादा। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल कंपेयरिंग द यील्ड ऑफ डिफरेंट वीट वैरायटीज़ अंडर वेरियस फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्विंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी वही बात की गई है दोबारा से कि जो वीट की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं उनको डिफरेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है वो फार्म किया जाएगा, ग्रो करवाया जाएगा, और उन पे स्टैटिस्टिकल मॉडल और एनालिसिस अप्लाई करके फाइंड आउट किया जाएगा कि कौन सी प्रैक्टिस वीट की किस वैरायटी के लिए ज़्यादा बेहतर है। फोर्थ पे है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में बायोस्टैटिस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है, क्योंकि इसके थ्रू हम डिज़ाइन करते हैं और एनालिसिस करते हैं क्लिनिकल ट्रायल का, दैट टेस्ट न्यू ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल में हमने कोई नई ड्रग्स वगैरह आ गई हैं तो उनके रिज़ल्ट्स वगैरह को जो है वो फाइंड आउट करना होता है कि किस तरह के हैं। इंस्टेंस डिटर्मिनिंग वेदर अ न्यू मेडिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव देन अ प्लेसिबो रिक्वायर रिग्रेस स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग टू इंश्योर द रिजल्ट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है प्लेसिबो। इसका मतलब होता है कि ये कोई ऐसी कंट्रोल, कोई भी जब हम दवाई या मेडिकेशन के ऊपर रिसर्च करते हैं तो एक कंट्रोल ग्रुप चाहिए होता है। तो ये बेसिकली एक ऐसा ही कंट्रोल ग्रुप है जिसका कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता। ये सिंपल शुगर, यानी कि सिंपल शुगर दे के हम साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ना कि इसका कोई ऐसा रोल नहीं होता कि ये बॉडी के अंदर कोई ख़ास चेंज कर सके। यानी सिंपल एक पिल है जिसके अंदर लेट से वाटर है, या कोई इंजेक्शन है वाटर लगा दिया, यानी कि ये जस्ट मेजर करने के लिए होता है कि मतलब इसका कोई रोल नहीं होता कि ये कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो बॉडी के अंदर जाके कोई ऐसा चेंज करेगा कि जिससे इंसान के लिए मेडिसिन के तौर पे एक्ट करेगा, बल्कि ये साइकोलॉजिकल है। जस्ट इंसान को लगेगा, अगले बंदे को लगेगा कि उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसे दवाई दी जा रही है, ठीक है। साइकोलॉजिकली तो वो सोचेगा कि उसे दवाई मिल रही है, और शायद वो ये सोच के ही अच्छा उसकी तबीयत होने लग जाए। तो ऐसी ड्रग जो उसको हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्लेसिबो, ठीक है। यानी कि इसमें कोई रियल केमिकल्स नहीं होते, ये नॉर्मल बॉडी को जो चीज़ें चाहिए होती हैं उन्हीं में से कोई शुगर पिल दे दी, ताकि उसका साइकोलॉजिकल जस्ट इफ़ेक्ट देखना है कि उस बंदे ने उसको ड्रग समझ के खाया है, उसके बाद उसके अंदर क्या चेंज आया। तो इसमें ये एक टर्म जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है पता होना।
तो अब हम नोट्स से देखते हैं इसको। नेक्स्ट जो है वो अब हमने एपिडेमियोलॉजी को स्टडी किया था। जेनेटिक्स की अगर बात करें तो एनालाइज करना इनहेरिटेंस और जेनेटिक एसोसिएशन विद डिजीज़, यानी कौन सा जीन किस डिज़ीज़ के साथ एसोसिएटेड है उसको भी हम स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल है आइडेंटिफाइंग जेनेटिक मार्कर फॉर कंडीशन लाइक डायबिटीज़ एंड कैंसर। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर हमने असेस करना होता है क्रॉप यील्ड को, फर्टिलाइज़र की इफ़ेक्टिवनेस को, प्लांट की रेजिस्टेंस को पेस्ट से और दूसरी डिजीज़ से। एग्जांपल है कंपेयरिंग वीट यील्ड अंडर डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, उनको डिफरेंट प्रैक्टिसेस फार्मिंग प्रैक्टिसेस में डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ यील्ड वीट को ग्रो करवाएंगे और देखेंगे कौन सी वैरायटी किस प्रैक्टिस के थ्रू बेस्ट जो है वो यील्ड दे रही है। नेक्स्ट है क्लिनिकल ट्रायल, तो डिज़ाइन करना और एवेल्यूएट करना एक्सपेरिमेंट न्यू ड्रग्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। एग्जांपल में आ जाएगा यूजिंग स्टैटिस्टिक टू कंफर्म अ मेडिकेशन एफिशिएंसी कंपेयर टू अ प्लेसबो। तो ये हमारे पास कवर हो गए इसके यूजेस। अब हम नेक्स्ट जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी जो कि मीन मीडियन मोड है उनको स्टडी करेंगे। मीन मीडियन मोड को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो है ये मीन मीडियन और मोड जो हैं इसको कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट हेल्प समराइज एंड अंडरस्टैंड डेटा सेट। अब इसमें मीन क्या है, बेसिकली तीनों को हम जो है वो डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहाँ से अगर आप ओवरव्यू लें तो मीन जो है वो ओवरऑल एवरेज प्रोवाइड करता है। किसी भी डाटा की एवरेज अगर फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, उसकी मीन फाइंड आउट करेंगे। मीडियन वहीं पे हमें जो है वो मिडल वैल्यू का बताता है कि कोई भी डाटा है उसमें दरमियानी जो वैल्यू है वो कौन सी है, ठीक है, उसके सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है। लेट्स से अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट में सेंट्रल हाइट पॉइंट कौन सा है। तो इसी तरह मोड की अगर बात करें तो मोड हमें बताता है किसी भी डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू कौन सी है। लाइक एक डाटा है जिसमें 2 जो है वो 3 बार आया है और 3 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है, तो उसका मोड क्या होगा 3, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू रिपीट हुई है। तो मोड बेसिकली सबसे ज़्यादा रिपीटिंग वैल्यू, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू को हम किसी भी डाटा का मोड कहते हैं। और मीडियन हम मिडल वैल्यू को कहते हैं डाटा की, और इसी तरह मीन जो है वो एवरेज को कहते हैं। अब हम जो है वो मीन की डेफिनेशन को और उसके जो फार्मूला को उसको अंडरस्टैंड करते हैं जी। तो यहाँ से नोट से मैं पहले आपको मीन मीडियन मोड जो है वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाऊंगा, फिर हम बुक की एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। मीन की अगर बात करें तो मीन क्या है, एवरेज भी कहलाती है, अभी मैंने आपको बताया था। इट रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा। किस तरह से, फार्मूला है मीन का सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। यानी कि अगर ये हमारे पास एक डाटा है, ये अनग्रुप डाटा है, ये आपने याद रखना है, यानी कि इसमें क्लासेस फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दी गई। तो डाटा क्या है 10, 20, 30, 40, 50, ये कुछ जो हैं वो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। इनका अगर हम सबका सम करें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से, यानी कितनी वैल्यूज़ हैं अगर हम इसको फाइंड आउट कर लें तो 1, 2, 3, 4 और टोटल हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं। तो हमने यहाँ पे देखें ऊपर तमाम वैल्यूज़ का सम किया, यानी उन्हें प्लस में लिख लिया और प्लस कर लिया, डिवाइड कर दिया 5 से जो कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 30। इट्स मीन हमारे पास जो मीन है वो 30 है। तो मीन बहुत ही ईजी है। इस तरह से आप किसी भी डाटा को तमाम वैल्यूज़ को सम करें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से जी। तो यहाँ पे आपको मीन जो है उसकी डेफिनेशन जो कि मैंने बता दी है, और इसी तरह ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। नीचे अगर एग्जांपल को आप कंसीडर करें तो यहाँ पे देखें आपके पास नंबर है 150, 160, 165, 155, 170। सम ऑफ ऑल डाटा करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को सम किया हमने, ऊपर नीचे नंबर ऑफ़ डाटा पॉइंट लिखे 1, 2, 3, 4, 5, दोनों को डिवाइड किया 160, आंसर आ गया। तो हमारा जो मीन है इस डाटा का वो है 160 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हमारे पास मीडियन आ गया है। मीडियन का मैंने आपको बताया था मिडल वैल्यू को जो है वो मीडियन बोला जाता है। तो मिडल वैल्यू है डाटा की, और इसमें हमेशा पहला जो स्टेप है वो क्या है, अरेंज करना है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे भी आप चाहें।
पर अरेंज करना है, यानी छोटी से बड़ी तरफ या बड़ी से छोटी की तरफ आप दोनों तरह से अरेंज कर सकते हैं। और अगर तो वैल्यू जो है आपकी वो ऑड है तो सिंपल है, दो मेथड हैं। अब मैंने नोट्स में जो है वो आपको नहीं ये वाला फार्मूला दिया था, दूसरा मेथड समझाया, यहाँ पे ये फार्मूला लिखा है, तो हम फार्मूले से भी मैं आपको मीडियन फाइंड आउट करना सिखा देता हूँ। फार्मूले के मुताबिक मीडियन फाइंड आउट अगर हमने करना है तो वो पोजीशन हमें पता चलेगी n+1। n क्या है, बेसिकली नंबर है, कितनी वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं n, +1 करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू निकलेगी मतलब नंबर ही निकलेगा। ये याद रखिएगा कि लाइक अगर 6 वैल्यू हैं, सॉरी ऑड वैल्यू हैं, 7 वैल्यूज़ हैं, तो उसमें +1 करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 2 4। अब जो 4 आंसर निकलेगा वो मीडियन नहीं होगा, उसका मतलब ये होगा कि 4th वैल्यू मीडियन है। नीचे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे हमारे पे ये ज़्यादा वाज़े हो जाएगा। अब मैं पहले इसी की एग्जांपल को, ओड की एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। यहाँ पे अगर हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमें डाटा दिया गया है जिसमें 5 वैल्यूज़ हैं, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे 165 के बाद 155 लिखा था, जबकि 155 की पोजीशन क्या बनती है 150 के बाद। तो इस तरह अरेंज कर लेना है आपने डाटा को, पहला काम। मीडियन में अक्सर बच्चे जो हैं अरेंज करना भूल जाते हैं, बाकी सारा ठीक कर लेते हैं और उसकी वजह से आंसर भी ख़राब हो जाता है। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 5 हैं, ऑड हैं, तो ऑड के लिए फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो मीडियन वैल्यू की पोजीशन फाइंड करनी है हमने, क्या है 5+1 डिवाइडेड बाई 2, 5+1 6 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया आंसर। मतलब अब 3 जो है वो मीडियन नहीं है। बच्चे ये गलती करते हैं समटाइम कि वो इसी को ही मीडियन समझ लेते हैं, ये मीडियन नहीं है, ये मीडियन की लोकेशन है या पोजीशन है इस डाटा में, अरेंज डाटा में। अब अरेंज डाटा में ये बता रहा है कि तीसरी वैल्यू मीडियन है, 1 2 3, 160 जो है वो हमारे पास क्या है, मीडियन। तो यूँ आपने मीडियन जो है इस वाले फार्मूले से फाइंड आउट करना होता है 160। मेरे वाला जो तरीका था वो सिंपल था, उसमें यह है कि अगर एक वैल्यू राइट से आपने हटाई तो लेफ़्ट से भी एक हटा दें, अब दूसरी वैल्यू राइट से हटाई तो दूसरी लेफ़्ट से भी हटा दें, जो सेंटर में बच गई वो वाली मीडियन है। एक ये दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि आप फार्मूला लिख के करें, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट अब हम जो है वो इवन के लिए देख लेते हैं। अब अगर हम इवन की बात करें तो इवन के लिए फार्मूला दिया गया है, इफ़ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आर n इन इवन, मीडियन इज़ द एवरेज ऑफ द वैल्यू एट पोजीशन n डिवाइडेड बाई 2 एंड n डिवाइडेड बाई 2 + 1, यानी n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें आपको ये दोनों फार्मूले लगाने पड़ेंगे, n डिवाइडेड बाई 2 एंड n+1 डिवाइडेड बाई 2। किस तरह से, एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एन इवन नंबर वैल्यूज़ कंसीडर द डाटा सेट 150, 160, 165 एंड 155। सबसे पहले अरेंज करना है, अरेंज कर लिया जी हमने। अरेंज करने के बाद जो है वो 4 इवन नंबर हैं। अब 4 है, इवन है, तो दोनों फार्मूले लगेंगे। पहला फार्मूला क्या है, एवरेज वैल्यू की पोजीशन के लिए 4 डिवाइडेड बाई 2, इट्स मीन 2, यानी कि सेकंड वैल्यू जो है वो। और दूसरा फार्मूला है 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1, 4 + 1 जो है वो 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो मीडियन हमने अब फाइंड आउट किस तरह से करना है, हमने टोटल इसमें लगाना है कि दोनों के नीचे जो है वो हमारे पास, ये तो यहाँ से मैं दोबारा बता देता हूँ, ये 3 कैसे आया है, सिंपल 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये दोनों की कटिंग हुई, 2 + 1 किया तो 3 आंसर आ गया। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक जो सेकंड वैल्यू है वो है और एक थर्ड वैल्यू जो है, ये दोनों वैल्यू क्या है, मीडियन है। अगर इनका हम एवरेज ले लें तो, यानी सेकंड और थर्ड वैल्यू का एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके। तो अब हमने इन सेकंड पोजीशन वाली वैल्यू ये है और थर्ड वैल्यू ये है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज यानी कि मीडियन आ जाएगा। यहाँ पे हमने यही काम किया, 155 + 160 डिवाइडेड बाय 2 किया
तो इन दोनों को प्लस करने से 315 आया, 2 पे डिवाइड किया तो 157.5 हमारे पास मीडियन आ गया। तो इस तरह से आप मीडियन फाइंड आउट करते हैं फार्मूला के मुताबिक। इसमें दो फार्मूले लगते हैं, एक n डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। दो वैल्यूज़ निकलेंगी, दोनों वैल्यूज़ की बाद में एवरेज लेनी पड़ेगी और फिर आपको मीडियन। तो यहाँ पे भी आपने इंसान गलती करता है वो यही है कि वो समझ लेता है ये 2 और 3 जो हैं ये आंसर हैं, हम इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं और क्या करेंगे 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करके आंसर निकाल देंगे। ये गलत होता है। सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू ऑफ डाटा आपने लेनी है, उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है तो आंसर निकलेगा। अब नेक्स्ट हम मोड को समझते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मोड की तरफ चलते हैं जी, तो नेक्स्ट मोड को देखते हैं। मोड का मैंने आपको बताया था कि ऐसी वैल्यू जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, तो दैट अपेयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डाटा सेट, ऐसी वैल्यूज़ को हम उसका मोड कहते हैं। और अ डाटा सेट में है वन मोड, मोर देन वन मोड और नो मोड एट ऑल। अब हम डिफरेंट जो हैं वो मोड्स को डिफरेंट डाटा सेट में से मोड को फाइंड आउट करते हैं। तो काउंट करनी होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन कि कितना फ्रीक्वेंटली या कितनी बार एक नंबर अपेयर हुआ है एक डाटा सेट के अंदर, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ द मोड, और जो जिसकी वैल्यू हाईएस्ट है फ्रीक्वेंसी की वो मोड होगा, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी जितने जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो मोड है। पहली एग्जांपल को अब आप देख सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो 150 एक बार आया, 160 एक बार आया, 165 भी, 155 जो है वो भी, और 160 एक बार अगेन आ गया। अब यहाँ पे दो बार जो है 160 आया है, बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो एक बार ही आई हैं। तो इसलिए ये 150 के साथ 1 लिखा है, 160 के साथ 2, 165 के साथ भी 1, 155 के साथ भी 1। तो यहाँ पे रिपीटिंग वैल्यू कौन सी है 160, तो इस डाटा का मोड क्या हुआ 160। एग्जाम्पल 2 को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 150 है, 160 दो बार है और 155 भी दो बार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबरिंग साथ कर दी है कि 160 दो बार है, 155 भी दो बार है। अब इस सूरत में दो वैल्यूज़ हैं और दोनों दो दो बार हैं, तो ऐसी वैल्यूज़ का मोड होगा जी, बिल्कुल होगा। सम टाइम दो मोड भी होते हैं एक डाटा के, तो इसके दो मोड हैं 160 और 155, तो हम दोनों को लिखेंगे 160 भी और 155। अब जो मोस्टली स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि मोड में वैल्यू लिखने की बजाय वो ये लिख देते हैं कि कितनी बार कोई वैल्यू रिपीट हुई है, यानी यहाँ पे 160 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिख देंगे, कितनी बार 160 रिपीट हुआ है 2 टाइम, तो वो मोड में लिख देंगे 2। तो 2 नहीं लिखना, आपने ये नहीं बताना कि कितनी बार कोई वैल्यू रिपीट हुई है, बल्कि आपने ये बताना है कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। यहाँ पे भी आपने ये नहीं लिखना कि दो वैल्यूज़ रिपीट हुई हैं, यहाँ पे भी उन दोनों वैल्यूज़ का बताना है कि 160 है मोड इसका और 155 मोड है। एग्जाम्पल 3 जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको देखें। अब यहाँ से कुछ बच्चे जो हैं उनको ये जहन में आ रहा होगा कि अगर दो वैल्यूज़ दो बार आई हैं तो उन दोनों को हमने मोड में लिखा है, क्योंकि दोनों इक्वली जो हैं वो रिपीट हुई हैं। तो अगर कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही तो इस सूरत में सब जो हैं वो इक्वल टाइम आई हैं, तो सब की सब मोड में लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो रिपीट हुई हैं इक्वली, इस वजह से उन दोनों को मोड में लिखा है। यहाँ पे तो रेपिटेशन ही नहीं हो रही, तो जब रेपिटेशन नहीं होगी तो मोड भी नहीं आएगा। मोड जो है इस ऐसे डाटा का नो मोड, यानी हम वहाँ पे लिख देंगे दिस डाटा हैज़ नो मोड। तो या दिस डाटा सेट हैज़ नो मोड, ये आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये नहीं है कि अब इसमें तीनों एक एक बार आई हैं, सॉरी पांचों वैल्यूज़ एक एक बार आई हैं, तो इट्स मीन हम पांचों को ही लिख देंगे मोड में, क्योंकि तमाम बराबर रिपीट हुई हैं। तो रिपीट तो हुई नहीं है, इस वजह से इसका कोई मोड नहीं आएगा। तो ये बस आपने इस कन्फ्यूजन से बचना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो लास्ट टॉपिक है हमारा, बार चार्ट्स के बारे में है। बार चार्ट को इसमें हमने जो है एक्सप्लेन करना है क्या होता है। तो एक बार चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट और लेंथ। इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज।
तो बार चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं इसकी डेफिनेशन के। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये यूज़ किया जाता है फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कैटेगरीज एंड विजुअली रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। मतलब डाटा को नंबर्स की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाए तो इतना मज़ा नहीं आता उसे समझने में। आपने क्रिकेट का मैच वगैरह देखा होगा, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स के शक्ल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाती है डाटा की, ताकि ईजी हो लगता है वो समझना, और उसमें जो है वो हमें ख़ास रीडिंग नहीं करनी पड़ती। स्टेप्स जो हैं एक बार चार्ट को क्रिएट करने के, अगर उसको हम देखें तो सबसे पहले हमने गैदर करना है डाटा, इकट्ठा करना है और रिप्रेजेंट करने के लिए बार चार्ट में अरेंज करना है डाटा को कैटेगरीज में और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ में। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होंगे और एक वर्टिकल एक्सिस होंगे। हॉरिजॉन्टल से मुराद है एक्स एक्सिस, यानी कि जो इस तरह से हम लगाते हैं, और वाई एक्सिस की लाइन आपको पता है वर्टिकल, यानी इस तरह से हम लगाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने लेबल करना है एक्स एक्सिस को कैटेगरीज़ के साथ और वाई एक्सिस को वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, अब कैटेगरीज़ और वैल्यूज़ को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल में। फिफ्थ जो स्टेप आएगा वो हमारे पास आएगा डिटरमिन द स्केल ऑफ वाई एक्सिस बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ वैल्यूज़ इन द डाटा सेट, डिवाइड द एक्सिस इनटू इक्वल इंटरवल। अब ये पॉइंट समझने वाला है कि समटाइम जो वैल्यूज़ होती हैं, लाइक नंबर जो हैं वो 10 तक जा रहे हैं मैक्सिमम, 1 2 3 4 5। सम टाइम जो है वो वैल्यूज़ थाउजेंड्स तक जा रही होती हैं। तो अगर हमारा 10 तक जा रहा है तो हम सिंपली एक पेज के ऊपर उसको उस ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं बाय राइटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। लाइक ये हमारे पास एक्सिस है, इसमें हमने 1 लिख लिया, यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, और ये हमने 3 लिख लिया, 4, इस तरह करके हमने 5 6 7 8 9 10 तक तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें थाउजेंड्स में लिखना पड़े तो हम इस तरह थाउजेंड्स में नहीं लिख सकते। तो इसका क्या हल है कि हम थाउजेंड्स को ब्रेक कर लेंगे हंड्रेड्स में, यानी कि उसको ना एक मतलब ऐसी रेंज में हमने कन्वर्ट करना होता है जिसको इजीली डिस्प्ले किया जा सके। यानी आप 1000 तक बड़ी वैल्यू आपने अगर डिस्प्ले करवानी है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसको 200 में ब्रेक कर लेंगे, यानी कि 0 आपका पहला होगा और फिर 200 के गैप से आप उस वैल्यू को इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 200, यहाँ पे आपका 400 आएगा। फिर आपने इक्वल डिस्टेंस रखना है, 0 से फर्स्ट वैल्यू में 200 का डिफरेंस है तो आगे भी आपका 400 का डिफरेंस, यहाँ पे ज़ीरोज़ आपने पुट करने हैं 100 के। इस तरह से आपने फिर उसको क्या होगा कि आपका 2 से 4, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 1000, यहाँ तक आपकी वैल्यूज़ कवर हो जाएगी। आपका जो ग्राफ है वो इतना बड़ा नहीं होगा कि पेज पे पूरा ना आए। तो इस तरह से आपने वैल्यूज़ को एक रेंज के अंदर लेके आना होता है। नेक्स्ट है फॉर ईच कैटेगरी ड्रा बार विथ अ हाइट कोरिस्पॉन्डिंग टू इट्स वैल्यू। और फिर आपने जो है वो ईच कैटेगरी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में स्पीशी ए है तो इसके सामने या इसके ऊपर जो आपने बार ड्रा करनी है वो 15 नंबर तक ड्रा करनी है, इस तरह से। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो लेबल करना है ईच बार विद इट्स कैटेगरी नेम एंड वैल्यू। तो ये मैं आगे आपको एग्जांपल देख के इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक डाटा है जिसमें नंबर ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशी फाउंड इन फील्ड सर्वे। एक फील्ड का जो है ना, एक जगह पे उन्होंने सर्वे किया है और प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज़ को ऑब्ज़र्व किया है और देखा है कि एक जगह पे कितनी स्पीशीज़ हैं और एक स्पीशी के कितने कितने पौधे हैं। तो सबसे पहला काम है कलेक्ट किया डाटा, फिर ऑर्गेनाइज़ किया डाटा को मतलब सबसे पहले हमने प्लांट को काउंट किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज इस तरह से किया कि हर स्पीशी के सामने उसके नंबर ऑफ़ प्लांट लिखे। फिर ड्रा किए एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस को ड्रा करना है। फिर हम लेबल करेंगे एक्स एक्सिस को स्पीशीज़ के साथ, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने स्पीशीज़ को, ये हमने पढ़ा था कि स्पीशीज़ को
रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमने बार्स को बनाना होता है। यानी ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे हम स्पीशीज़ लिखेंगे, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे नंबरिंग हुई होगी और हम उसके बार इतने ऊंचे जो हैं वो लेट से ए का यहाँ तक ड्रा करना है, बी का यहाँ तक। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट करना होता है। एक्स एक्सिस पे आपने स्पीशीज़ को मेंशन करना है और वाई एक्सिस पे अपना सूटेबल जो है वो स्केल ड्रा करना है। जैसे कि अगर हम इस डाटा को देखें तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम जो है 25 वैल्यू है। यहाँ पे अगर आप देखें स्पीशी डी की 25, तो अगर हम इस तरह से 1 का डिफरेंस लेंगे 1 2 3 4 5, तो 25 तक बहुत लेंथी डिस्टेंस बनेगा, काफ़ी बड़ा। तो उसको हम एक सूटेबल स्केल में करेंगे कि हम यहाँ पे 5 का डिस्टेंस ले लेते हैं। यानी यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट है वो 0 आ गया हमारे पास, फिर 5, यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे कम जगह पे ही जो है वो सारा डाटा पूरा आ जाएगा। तो इस तरह हमने एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना होता है। तो ये हमने सूटेबल स्केल जो है वो इस तरह से सिलेक्ट किया कि स्केल द एक्सिस हाईएस्ट वैल्यूज 25, यूज़ अ स्केल विद इंटरवल ऑफ 5। तो 5 के इंटरवल से आप लेंगे, ये नहीं करेंगे कि 1 का इंटरवल यूज़ करें, क्योंकि 25 तक बहुत जो है वो जगह घेरेगा ऐसा टेबल। नेक्स्ट है ड्रा बार फॉर ईच स्पीशी, वो भी मैं आपको दिखाता भी हूँ, और लेबल द बार विद ईच बार विद स्पीशी नेम एंड इट्स वैल्यू। तो अब हम इसके ग्राफ पे मूव करते हैं जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा नहीं किया गया, उसके लिए जो है वो हम यहाँ मैं लाइन रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि जब आपने ड्रा करना है तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन जो है ये ज़रूर लगानी है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पे ये वाई एक्सिस आ गया और यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गया। अब ये देखें हमने 5 के इंटरवल से ये यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्लांट जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया 5 के, और नीचे हमने जो है वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से डाटा को रीड करना कितना इजी है कि स्पीशी ए के जो प्लांट हैं वो कितने हैं। यहाँ से हमें साइड को देखेंगे कितना ऊंचा गया है, 15 तक गया हुआ है इसका ग्राफ। ये मैं मिटा देता हूँ ताकि इजीली आपको नज़र आए। तो यहाँ पे देखें 15 तक गया है, ए की हाइट 15 तक है, इट्स मीन उसमें 15 पौधे हैं। इसी तरह बी की जो है उसमें 20 तक है तो 20 पौधे हैं, और इसी तरह सी जो है उसमें 10 पौधे हैं, और डी में अंदर 25 पौधे हैं, और ई के अंदर जो है 5 पौधे हैं। तो ये कितना इजीली हमने जो है वो इस ग्राफ को स्टडी कर लिया है। वहीं पे अगर हमें जो है वो प्रॉपर एक डाटा को पढ़ना पड़े तो वो कितना लेंथी काम हो जाए, और उसको ड्रा करना के मैंने स्टेप्स भी आपको समझा दिए हैं। तो इसके बाद जो है ये हमारा की पॉइंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ तक कि आई थिंक इनफ है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम जो है वो इसी चैप्टर यानी चैप्टर 11 के MCQs को, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।